सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। हम अगस्त 2022 की क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने स्पोर्ट्स तक की जितनी भी न्यूज़ है सब कवर कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे मिसलेनियस टॉपिक्स, जिसमें कि सबसे पहला अपॉइंटमेंट्स के ऊपर टॉपिक है, वो हमको पढ़ना है। और उसके बाद में कुछ छोटी मोटी न्यूज़ है जो कि मिसलेनियस टॉपिक्स में विविध के अंदर जो है वो आ जाती है, उसमें सभी चीज़ें हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। और आगे बढ़ें उससे पहले कि इस मैगज़ीन का जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जल्दी ही इसको जो मैं आज मैगज़ीन को जो है वहाँ पर अपलोड कर दूँगी। और उसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे लिख सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है हमारी राष्ट्रीय नियुक्तियाँ हैं उसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए, पहली जो नियुक्ति है वो काफ़ी पॉलिटिकल नियुक्ति है और काफ़ी नाटकीय घटनाक्रम के साथ में जो ये नियुक्ति हुई थी। तो ये एकनाथ शिंदे हैं जो कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं। आपको पता है कि 2019 के अंदर जो भाजपा और शिवसेना है, दोनों का गठबंधन मिल करके उन्होंने जो है सरकार बनाने के लिए बात कही थी, लेकिन वो नहीं बन पाई। उसके बाद में देवेंद्र फडणवीस कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो भी बहुमत साबित नहीं कर पाए। फिर उद्धव ठाकरे बने और उसके बाद में अभी जो है कुछ जो बागी जो विधायक थे उनके कारण जो है ये भी फिर से एक घटनाक्रम हुआ और जो है शिवसेना के बागी विधायकों के जो नेता हैं एकनाथ शिंदे, वो महाराष्ट्र के नए जो है वो मुख्यमंत्री बने हैं। और वहाँ के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। तो चीफ मिनिस्टर को शपथ जो है राज्यपाल दिलवाते हैं, तो ये थोड़ा उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए, सेकंड है कि अमिताभ कांत जो हैं, आपने अमिताभ कांत का नाम सुना होगा कि नीति आयोग के पहले पूर्व CEO ये रहे हैं। तो इनको जो है अभी G20 की जो शिखर सम्मेलन होगा जो कि भारत में आयोजित किया जाएगा, तो उसका जो है शेरपा इनको नियुक्त किया गया है। तो देखिए, 2021 में जब G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था तो पीयूष गोयल जो है वो उसके शेरपा नियुक्त किए गए थे। और 2023 में जो इसका सम्मेलन होगा, 2021 के अंदर जो थे पीयूष गोयल थे 2021 में, और 2022 का जो इसका सम्मेलन होगा उसका जो है वो सम्मेलन जो है उसकी अध्यक्षता जो है वो भारत करेगा। तो उसका जो शेरपा होंगे वो आपके अमिताभ कांत होंगे। तो ये शेरपा का क्या मतलब होता है, यहाँ देख लेते हैं। देखिए, शेरपा का मतलब होता है ऐसा एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव, कि भाई आपकी क्लास में मॉनिटर कौन है, तो किसी को नियुक्त करके बना दिया जाता है कि भाई हाँ, इसका थोड़ा लीडरशिप अच्छा है तो इसको बना दिया जाए। तो शेरपा वही होते हैं कि G20 या G8 जैसे जो शिखर सम्मेलन होते हैं वहाँ पर किसी देश का प्रतिनिधि करने के लिए जिस सदस्य को चुना जाता है उसको शेरपा कहते हैं। सिंपल सी वही चीज़ है इसमें। फिर देखिए कि नेक्स्ट आर्टिकल है, राष्ट्रपति ने जो है 4 नए सदस्यों को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है, यानी मनोनयन किया है। आपको पता है कि संविधान का अनुच्छेद 80(1) कहता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा जो है कि एक परमानेंट सदन है, एक स्थायी सदन है, उसमें 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है, यानी मनोनीत करता है। तो 12 सदस्यों में अभी 9 सीटें फिल हो चुकी है और उसमें से अभी 4 को तो अभी इन्होंने अपॉइंट कर ही दिया है। अभी 3 सीटें और खाली बची हुई हैं। तो वो 9 लोग कौन कौन से, पहले तो हम सारे ही देख लेते हैं। 9 लोगों में देखिए यहाँ नाम दिया हुआ है। तो एक तो है रंजन गोगोई, ये पहले आपके चीफ जस्टिस रहे हुए हैं। और दूसरे हैं डॉक्टर D वीरेंद्र हेगड़े, फिर है इलैया राजा, फिर है महेश जेठमलानी, डॉक्टर सोनल मानसिंह, ये डांसर हैं, आई थिंक भरतनाट्यम या हाँ भरतनाट्यम डांसर हैं। फिर है विजेंद्र प्रसाद, फिर है राम सकल, फिर है राकेश सिन्हा और लास्ट में है PT उषा। अभी 3 पद और खाली हैं, यानी 9 लोगों को इन्होंने जो है मनोनीत कर दिया है, नॉमिनेट कर दिया है। अगर पूछे कि 4 अभी कौन से नॉमिनेट हुए हैं, तो देखिए एक तो PT उषा है जो कि एक एथलीट है। उसके अलावा फिल्म निर्देशक पटकथा लेखक हैं विजेंद्र प्रसाद, और एक परोपकारी और समाज सेवक हैं वीरेंद्र हेगड़े, इनको जो है, और एक प्रसिद्ध संगीतकार है इलैयाराजा। इन 4 लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा जो है मनोनीत किया गया है। तो ये इसमें कुछ मुख्य बातें हैं। और राज्यसभा के बारे में कुछ चीज़ें दे रखी है। आपको पता ही होगा कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसको भंग नहीं किया जा सकता। उसमें 250 सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं और उसमें अभी 245 सदस्य हैं। 238 सदस्य तो जो राज्य और संघ शासित प्रदेशों से आते हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है और प्रत्येक सदस्य जो होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और परमानेंट सदन है, इसके अंदर हर 2 साल बाद में जो है 2 तिहाई सदस्य जो हैं वो इसके सेवानिवृत्त जो है वो होते रहते हैं और नए सदस्यों से उनको रिप्लेस जो है वो कर दिया जाता है। तो ये इसकी चीज़ें हैं। इसका सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। वाइस प्रेसिडेंट इज़ ऑलवेज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और उपसभापति की नियुक्ति जो है ये अपने में से ही करते हैं, अपने सदस्यों में से ही करते हैं। सो नेक्स्ट नियुक्ति हम देखेंगे। फिर देखिए कि जो मनोज कुमार है उनको KVIC जो खादी और ग्राम उद्योग है उसका अध्यक्ष जो है हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो KVIC के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहले तो ये कि ये एक संसद के अधिनियम से इस संस्था को बनाया गया है और इसका उद्देश्य जो है
उद्देश्य जो है ग्राम उद्योगों को जो है प्रोत्साहित करना है और इसका मुख्यालय है जो मुंबई में है और ये जो है एक तरीके से वैधानिक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि इसको जो है संसद के अधिनियम से बनाया गया इसलिए एक वैधानिक बॉडी है और इसका संगठन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। तो ये इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर देखिए कुछ और प्रसिद्ध जो नियुक्तियाँ हैं उनको देख लेते हैं, जैसे कि राजश्री गुप्ता जो है ये प्रबंध निदेशक इनको बनाया गया ONGC विदेश लिमिटेड का। और उसके अलावा जयंती प्रसाद जो है भारतीय दिवाला शोधन क्षमता के पूर्णकालिक सदस्य जो है वो इनको बनाया गया है। तो ये IBBI जो है उसके पूर्णकालिक सदस्य के रूप में इनको बनाया गया है। इसकी स्थापना जो है 2016 में की गई थी और इसका विभाग आता है कॉरपोरेट मामला मंत्रालय और इसके अध्यक्ष हैं रवि मित्तल। फिर देखिए UPSC जो है उसके अभी एक नए मेंबर बनाए गए हैं, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला और ये जो है अभी देखिए आपकी UPSC जो है 1926 में बनी हुई एक संस्था है और इसके जो हेड हैं अभी मनोज सोनी हैं और इसके सदस्य अगर आप देखें तो सुश्री स्मिता नागराज, सुश्री M साथियावती, भारत भूषण व्यास, TCA अनंत, राजीव नैयर चौबे और लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जो हैं ये इसके मेंबर्स हैं। मेंबर्स याद ना भी रहें तो आप इतना तो ध्यान रखिए कि भाई इसके जो हेड हैं जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं। फिर देखिए कि एक एथिक्स ऑफिसर अपॉइंट होता है BCCI में। BCCI जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसमें एक एथिक्स ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है, उनका नाम है जस्टिस सेवानिवृत्त जो है विनीत सरन, इनको अपॉइंट किया गया है। और BCCI के अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली है, ये आपको पता ही है। फिर देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE जो है इसके अभी प्रबंध निदेशक और CEO का भार जो है वो आशीष कुमार चौहान को दिया गया है। फिर उसके अलावा एक जो चुनाव आयुक्त हैं उनके बारे में भी ध्यान रखिएगा कि उपचुनाव आयुक्त जो है वो इसको उपचुनाव आयुक्त जो है वो RK गुप्ता को बनाया गया है। चुनाव आयुक्त कौन है भारत के? तो राजीव कुमार हैं। 1950 में जो है चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी और अभी जो है इसमें 4 जो हैं इसके सदस्य हैं उपचुनाव आयुक्त हैं, तो उनमें से एक अभी जो चुने गए हैं RK गुप्ता, इनका नाम भी आप ध्यान रखें। और फिर तो उसमें कुछ खास नियुक्तियां हैं नहीं, इतनी तो फिर आप याद करने बैठेंगे तो जो है समय ज़्यादा ख़राब होगा। फिर देखिए कि भारतीय मूल के कुछ व्यक्ति हैं जिनको कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई है, जैसे कि पहले हैं आपके इंद्रमीत गिल हैं, इनको वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है, तो ये काफ़ी गौरव का विषय है। तो ये भारत के हैं और वर्ल्ड बैंक का जो मुख्य अर्थशास्त्री है वो इनको नियुक्त किया गया है। इनको चीफ इकोनॉमिस्ट के साथ साथ डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। और इसके अलावा हाँ देखिए इसमें एक चीज़ और है कि इंद्रमीत गिल जो है इस पद पर नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले कौशिक बसु जो हैं 2016 तक इस पद पर कार्य जो है वो कर चुके हैं, तो ये दूसरे भारतीय हैं जिनको इतने अच्छे पद पर जो है यहाँ पर कार्य मिला है। फिर देखिए लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम जो है उनको दक्षिणी सूडान में UN मिशन के फोर्स कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो भारत के एक लेफ्टिनेंट जनरल है, नाम है इनका मोहन सुब्रमण्यम, और दक्षिण सूडान जो कि अफ्रीका का एक देश है, वहाँ पर काफ़ी अशांतिपूर्ण वातावरण है, तो वहाँ पर मिशन के रूप में फोर्स कमांडर के रूप में इनको जो है वहाँ पर भेजा गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और मध्य भारत में जनरल ऑफिसर कमांडिंग मिलिट्री रीजन के रूप में इन्होंने कार्य किया है। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि लगभग 20,000 जो है शांति सैनिक दक्षिण सूडान के अंदर जो है वो भेजे गए हैं भारत की तरफ से। और इसमें जो है भारत की तरफ से नहीं, UN की तरफ से भेजे गए हैं और कई सारे देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और उसके अलावा जो है भारत जो है संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के सबसे बड़े सहयोगियों में से एक है, ये तो आपको पता है। और रवांडा के बाद यहाँ दूसरे सबसे ज़्यादा जो है वो शांति सैनिक भेजे गए हैं दक्षिणी सूडान में। तो सूडान में भारत के कुल 30 पुलिसकर्मी जो है वो तैनात है। और अभी हाल ही में आपने खबर भी पढ़ी होगी कि राजस्थान के ही एक व्यक्ति हैं जो वहाँ पर शहीद भी हो गए थे शांति मिशन में, हालांकि वो यहाँ पर नहीं थे, सूडान में नहीं थे, तो अफ्रीका के किसी देश में जो है उनको भी जो है वो कार्य करते हुए जो शहीद हो गए थे। फिर देखिए दिनेश गुणवर्धने जो है श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं और रानिल विक्रमसिंघे जो है वो राष्ट्रपति बने हैं। तो श्रीलंका की तो हालत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं तो ये कहूँगी जहाँ जहाँ चाइना गया सबकी हालत ख़राब हो गई है। जैसे कि अगर आप देखें तो यहाँ की हालत ख़राब ही है अभी, चाइना बांग्लादेश यहाँ की स्थितियाँ काफ़ी ख़राब है। पाकिस्तान में गया तो पाकिस्तान की स्थिति ख़राब हो गई, अर्थव्यवस्था एकदम चौपट कर रखी है। तो आर्थिक और राजनीतिक संकट से जो जूझ रहा पड़ोसी देश है, तो वहाँ पर दिनेश गुणवर्धने के रूप में नए प्रधानमंत्री को चुना गया है। और ये जो है इनकी पार्टी का नाम अगर आप ध्यान रखना चाहें तो श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना इनकी पार्टी का नाम है। तो ये 15वें वहाँ के जो है नए प्रधानमंत्री हैं और यहाँ के राष्ट्रपति भी अभी नए नियुक्त किए गए हैं, 8वें राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे। और फिर देखिए कि सैफ अहमद जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यवाहक अध्यक्ष चुने गए हैं, मतलब कि
परमानेंट नहीं है, कार्यवाहक अध्यक्ष जो है इनको चुना गया है। जो FIH है यानी कि फेडरेशन ऑफ हॉकी है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है और इसकी स्थापना 1924 पेरिस में ही कर दी गई थी और FIH के CEO जो है थियरी वेइल है। तो ये भी थोड़ा सा हमको ध्यान रखना चाहिए। फिर देखिए कि बांग्लादेश से भारत के अंदर एक नए हाई कमिश्नर का यानी कि उच्चायुक्त का जो है अपॉइंटमेंट किया गया है और उनका नाम है मुस्तफिजुर रहमान। तो ये बांग्लादेश के जो है प्रतिनिधि होंगे, उच्चायुक्त होंगे, जो कि इनका भारत में अपॉइंटमेंट किया गया है। फिर देखिए एक और महत्वपूर्ण संस्थान है जिसका अध्यक्ष जो है किसी भारतीय को बनाया गया है, ये है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये वही फोर्स है जिसने कि जो है ग्रे लिस्ट के अंदर पाकिस्तान को रखा हुआ है। तो सिंगापुर के जो है T राजा कुमार जो हैं उनको जो है मनी लॉन्ड्रिंग, ये सॉरी भारत के नहीं है, सिंगापुर के हैं, मेरे मुँह से गलत निकल गया। तो ये सिंगापुर के हैं और इनको जो है FATF का नया अध्यक्ष जो है वो चुना गया है। इनका कार्यकाल 2 साल का रहेगा और FATF जो है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो है एक शोधन संस्थान है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस फ्रांस के अंदर है। और वर्तमान में इसमें 2 क्षेत्रीय संगठनों, यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद के 30 सहित जो है 39 सदस्य इसके 39 जो हैं वो इसके सदस्य हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। फिर देखिए कि कुछ ऑबिट्यूरीज देख लेते हैं, निधन के समाचार जो हैं। तो सबसे पहले तो है डॉक्टर अजय कुमार परिदा, ये वैज्ञानिक रहे हैं और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है और प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में जो है ये कार्य करते थे। भूपेंद्र सिंह एक गज़ल गायक हैं जिनको जो भी अभी हमारे बीच नहीं है, जैसे कि इनकी एक गज़ल थी, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत रात के दिन, तो ये है। और फिर देखिए कि शिंजो आबे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, इनको तो जो है पश्चिमी जापान के नारा शहर में एक चुनाव अभियान के दौरान जो है गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। इन्होंने जो अपनी एक इनकी एक थ्योरी है एबेनॉमिक्स, जो कि जब ये प्रधानमंत्री थे तब इन्होंने यूज़ की थी। इसमें मात्रात्मक सहजता, राजकोषीय खर्च, संरचनात्मक सुधारों के द्वारा जो है सरकार चलाने का इन्होंने प्रयास किया था और ये काफ़ी सफल रहे थे। उसके अलावा उन्होंने वुमेनिक्स नाम की एक जो थ्योरी है उसकी भी स्टार्टिंग की थी। उसके तहत यह था कि भाई महिलाओं को अगर कोई कंपनी काम देती है तो उस कंपनी को जो है सरकार के द्वारा वरीयता दी जाती थी। तो ये भी काफ़ी जो है इनके बारे में काम की बात है। फिर देखिए शिंजो आबे भारत की यात्रा करने वाले सबसे ज़्यादा बार भारत की इन्होंने जो है वो यात्रा की है और इनको जो है भारत के दूसरे सर्वोच्च सम्मान जिसको कि हम पद्म विभूषण कहते हैं उससे भी सम्मानित किया गया है। तो ये भी काफ़ी जो है यहाँ पर काम की खबर है। फिर देखिए कि यहाँ पर ऑबिचुरीज में एक है विजेंद्र कुमार सिंघल, जो है विदेश संचार निगम लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और इनको भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक जो है वो माना जाता है। इन्हीं के नेतृत्व में कंपनी ने भारत में इंटरनेट सेवा जो है वो स्टार्ट की थी। फिर देखिए और क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, हाँ फिर देखिए चर्चित व्यक्तियों में हम आते हैं। तो चर्चित व्यक्ति में गीता गोपीनाथ का नाम है। तो ये जो है IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की जो दीवार है पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बनी है। तो ये काफ़ी जो है गौरव का क्षण है हमारे लिए, क्योंकि इस सम्मान को प्राप्त करने वाले भारत के अकेले रघुराम राजन 2003 और 2006 में IMF के प्रमुख अर्थशास्त्री और अनुसंधान निदेशक थे और इन्हीं को ये जो है गौरव प्राप्त हुआ है। दूसरी जो है गीता गोपीनाथ है और महिलाओं में प्रथम अर्थशास्त्री हैं जिनको कि ये जो है गौरव प्राप्त हुआ है। IMF की वॉल पर जो है इनकी तस्वीर को लगाया गया है। फिर देखते हैं कि कुछ चर्चित स्थलों के बारे में। फिर देखिए चर्चित स्थलों के अंदर बुरहानपुर जो MP का एक ज़िला है, इसको हर घर जल सर्टिफाइड ज़िला बना दिया गया है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था फर्स्ट वीडियो में, अगर आपको याद हो तो ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं दिवस और सप्ताह समारोह पर। तो देखिए GST दिवस जो है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है और भारत सरकार ने 5वां GST दिवस जो है वो अभी बनाया है। उसमें उन्होंने कहा है साधन देश के सर्वांगीण विकास का विज़न जो है वो GST at 5 साधन देश के सर्वांगीण विकास का विज़न, इसके साथ जो है इसको मनाया गया है। फिर देखिए नेशनल CA डे यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। उसके अलावा वैसे जुलाई में सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है 11 जुलाई का, जो सबको याद होता है, उसको बोलते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज है, जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक है उसका स्थापना दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व खेल पत्रकारिता दिवस 2 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यह दिवस जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है, अगर यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। और 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की थीम है कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है। फिर देखिए अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है और नेशनल फिश फार्मर्स डे 10 जुलाई को मनाया जाता है। फिर यहाँ देखिए कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। मलाला दिवस जो है 12 जुलाई को मनाया जाता है। पाकिस्तान की जो मलाला यूसुफजई है उनके जन्म दिवस को जो है मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है, उनको पीस प्राइज़ भी मिला है। और उसके अलावा देखिए विश्व कौशल दिवस, युवा कौशल दिवस
दिवस 15 जुलाई को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। फिर विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। शतरंज दिवस 20 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। और फिर देखेंगे हम यहाँ पर तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है वो 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। और विश्व जो आपका कारगिल विजय दिवस है वो 26 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। मानव तस्करी का जो के विरुद्ध जो दिवस है वो आपका 30 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सारे जो दिवस हैं वो हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पर विभिन्न संस्थाओं के स्थापना दिवस देख लेते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो है उसका स्थापना दिवस 12 जुलाई को आता है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD जो डिपार्टमेंट है इसके बारे में भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये जो है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग है एक तरीके से, तो इसका स्थापना दिवस 12 जुलाई को आता है। हालांकि ये कोई पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन जस्ट एज एन इन्फॉर्मेशन है, इनमें से नहीं पूछेगा कोई। ये जो पॉपुलर जो डेज़ हैं इन्हीं में से जो मैंने बताए हैं उनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इतना ही काफ़ी होगा। और फिर देखिए कि कुछ चर्चित पुस्तकें हैं और इसमें भी कुछ बताने जैसा है नहीं, आप एक बार रीड करेंगे तो आपका हो जाएगा। दीप्ति नवल जो है वो उन्होंने एक लिखा है, एक बुक लिखी है अ कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड ए मेमोयर, तो ये इनकी किताब है। फिर रीता रामामूर्ति गुप्ता की किताब है संजीव कुमार द एक्टर वी ऑल लव्ड, तो इस प्रकार से ये किताबें हैं। फिर देखिए सलमान खान द मैन द एक्टर द लीजेंड, ये देवप्रिया सान्याल ने लिखी है। किंग ऑफ हार्ट्स अ ट्रिब्यूट फ्रॉम अ डॉटर टू हर फादर, ये अभिलाषा कुमारी की है। फिर देखिए आप द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू BJP हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म द पार्टी, ये अजय सिंह की किताब है। फिर देखिए 90 डेज द ट्रू स्टोरी ऑफ द हंट फॉर राजीव गांधीज असैसिन्स, तो ये अनिरुद्ध मित्रा की है। फिर हे राम टू जय श्री राम, ये जो है आनंद वर्धन सिंह की है। और नेहरू एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया, ये मानस फिराक भट्टाचार्य जी की हैं। तो ये कुछ पुस्तकें हैं, ये वैसे बैंकिंग के एग्जाम्स में ज़्यादा पूछते हैं और RPSC में तो जैसे RS प्रीलिम्स की मैं बात करूँ तो वो बुक पूछेंगे, तो कुछ ऐसी पॉपुलर बुक पूछेंगे जो कहीं चर्चा में रही होगी, तो ये चीज़ है इसमें। अब देखते हैं आगे जो हमारे पोर्टल और ऐप हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए जो पोर्टल और ऐप्स है उनमें पहला पोर्टल है UIDAI को लेकर के, इसमें एक फेस रीड ऐप है उसको लॉन्च किया गया है। इससे क्या होगा कि अब बिना OTP के भी जो है व्यक्तियों की पहचान की जा सकेगी। जैसे कि होता क्या है कि OTP जो है वो मोबाइल पे आता है और मोबाइल नंबर अक्सर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं कई लोगों के पास में, तो इसमें क्या होगा कि फेस कैप्चर करके भी जो है उसका प्रमाणीकरण जो है वो किया जा सकेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे आधार कार्ड, जीवन प्रमाण पत्र में, राशन कार्ड में और कोविड टीकाकरण वगैरह में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें फेस ऑथेंटिकेशन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो UIDAI जो है उसने खुद ने ही अपना फेस रीड ऐप जो है वो लॉन्च किया है। फिर देखिए कुछ कॉन्फ्रेंसेस के बारे में है कि 10वां भारत यूरोपीय संघ मानवाधिकार वार्ता जो है उसको आयोजित किया गया है। ये नई दिल्ली में जो है वो आयोजित किया गया था। इसमें जो है इसकी सह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्रालय के यूरोप में पश्चिम के संयुक्त सचिव संदीप चक्रवर्ती और भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत यूगो एस्ट्रोडो ने की है। तो ये जो है मानवाधिकारों को लेकर के जो है एक तरीके से जो है वो एक मीटिंग संपन्न हुई है। फिर देखते हैं फसल आकलन कार्य प्रणाली पर जो है एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो इसमें कुछ विशेष चीज़ नहीं है कि जैसे कृषि किसान कल्याण मंत्रालय जो है और जो सांख्यिकी विभाग है उनके द्वारा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया और फसल आकलन से संबंधित चीज़ें जो है वो इसमें कही गई हैं। उसके अलावा खान और खनिज पर भी छठा शिखर राष्ट्रीय जो सम्मेलन है वो आयोजित किया गया है और इसमें भी ये भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसमें भी वही बेसिक सी बातें की गई है, तो इसमें भी कोई क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। फिर देखिए प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन जो है उसका आयोजन किया गया है और इसमें पशु स्वास्थ्य वन हेल्थ का एक महत्वपूर्ण घटक माना गया है। वन हेल्थ एक ऐसा दृष्टिकोण है जो ये मानता है कि लोगों का स्वास्थ्य जानवरों के स्वास्थ्य और हमारे साझा पर्यावरण से निकटता से जुड़ा हुआ है। तो ये थोड़ी सी काम की बात है, ये हमें ध्यान रखनी चाहिए। फिर देखिए लोया जिरगा क्या है, तो हाल ही में लोया जिरगा का सम्मेलन का आयोजन अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में किया गया। इसमें युद्धग्रस्त देश के लगभग 3000 उलेमा और धार्मिक विद्वानों ने भाग लिया और 2021 में काबुल के तालिबान नियंत्रण में आने के बाद ये पहला लोया जिरगा उत्सव था। तो ये पूछ लिया जा सकता है कि लोया जिरगा उत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है, तो अफगानिस्तान में इसका आयोजन किया जाता है। ये एक सामूहिक राष्ट्रीय सभा है जो विभिन्न जातीय, धार्मिक और जनजातीय समुदायों के प्रतिनिधियों को एक साथ जो है वो मंच पर लाती है। तो ये इसके लिए काम की बात है, तो ये देख लेना आप। फिर देखते हैं कि नेक्स्ट जो है शंघाई सहयोग संगठन SCO जो है उसके विदेश मंत्रियों की बैठक जो है ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई और भारत के प्रतिनिधि इसमें डॉक्टर S जयशंकर थे। और उसके अलावा जो है
एससीओ में भारत, कज़ाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारे देश जो हैं वो इसके सदस्य देश हैं। अफ़गानिस्तान, बेलारूस, ईरान जो हैं और मंगोलिया जो है वो इसके पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्ज़र्वर देश हैं। और इसके अलावा जो है इसमें काम की और क्या बात है। हाँ, देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर अखिल भारतीय जो समागम है वो आयोजित किया गया था उत्तर प्रदेश में, वाराणसी के अंदर। और इनमें जो है जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको किस प्रकार से प्रभावी बनाया जा सके, कैसे लॉन्च किया जा सके, उसको लेकर के यहाँ पर जो है वो बातचीत चली थी। फिर देखिए कि एक है कमलम ड्रैगन फ्रूट पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये कमलम ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए रकबा, उत्पादन क्षमता, ब्रांडिंग वगैरह जो है उसको बढ़ाने के लिए जो है वो इसमें बात की गई है। देखिए, ड्रैगन फ्रूट जो है वो दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका में पाए जाने वाला एक जंगली कैक्टस की प्रजाति है। और दुनिया भर में वियतनाम में जो ड्रैगन फ्रूट है वो सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, और वहीं का जो वियतनाम है वही इसका सबसे बड़ा निर्यातक भी है। वियतनाम में 19वीं शताब्दी में ये फसल आई थी, और वियतनाम में इसे थान लॉन्ग यानी कि ड्रैगन की आँख भी जो है वो कहते हैं। भारत में इसकी खेती गुजरात के अलावा केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी की जाती है। तो ये भी थोड़ी सी काम की बात है। फिर देखिए यहाँ पर लास्ट में है एक जेद्दा शिखर सम्मेलन। इसमें खाड़ी सहयोग परिषद और अमेरिका के नेताओं ने जो है हिस्सा लिया है। तो ये जो है जेद्दा, जो कि सऊदी अरेबिया के अंदर है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। अब हम पढ़ेंगे मेले और प्रदर्शनी और महोत्सवों के बारे में। तो देखिए, पहला जो महोत्सव है वो हरियाली महोत्सव मनाया गया, और ये दिल्ली का जो तालकोटरा स्टेडियम है वहाँ इसको मनाया गया है। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में इसको आयोजित किया गया, और उन्होंने भाई एक तरीके से एक प्रण ही लिया है कि इसमें पूरे प्रदेश में जो 75 नगर वन है वो बनाएंगे। दिल्ली एनसीआर में 75 पुलिस स्टेशन, 75 स्कूल और 75 अवक्रमित जो स्थल होंगे वहाँ पर वृक्षारोपण जो है वो किया जाएगा। तो ये एक तरीके से दिल्ली सरकार का जो है उत्सव इसको मान सकते हैं। दिल्ली सरकार का नहीं, लेकिन हाँ, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में इसको आयोजित किया जा रहा है। तो ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के जो आप 75 वर्ष मना रहे हैं उसी की खुशी में इसको लॉन्च किया गया है। फिर देखिए, ये वाली न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो है आपका एमएसपी जो है यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार देती है फसलों के ऊपर, उसको और प्रभावी बनाने के लिए एक जो है कमेटी बनाई गई है। उसके अध्यक्ष कौन है ये पूछा जा सकता है। तो उसके अध्यक्ष जो है आपके पूर्व कृषि सचिव हैं, सेक्रेटरी रहे हैं, जिनका नाम है संजय अग्रवाल, उनको बनाया गया है। और इसमें 26 अन्य सदस्य भी हैं, लेकिन आप अध्यक्ष का नाम ध्यान रखिएगा। और इनका जो मुख्य बिंदु है जिन पे इनसे कहा है कि भाई आप सुझाव दीजिए, तो पहला तो कहता है उत्पादक और उपभोक्ता राज्यों के कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों के मौजूदा फसल पैटर्न की जो मैपिंग है उसके बारे में आपको बताना है। देश की बदलती ज़रूरतों के अनुसार फसल पैटर्न को बदलने के लिए जो विविधीकरण की नीति हो वो क्या होनी चाहिए, उसकी रणनीति देनी है। नई फसल की बिक्री के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने वाली प्रणाली की व्यवस्था बतानी है। सूक्ष्म सिंचाई योजना और समीक्षा और सुझाव जो है वो आपको इसमें शामिल करने हैं। तो ये 4 बिंदु हैं, बहुत ही जनरल बिंदु हैं, मैंने तो यूँ ही बताए हैं, आपको नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एमएसपी को और अच्छा बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए किसके उसके अंदर जो है एक समिति को गठित किया गया है। ठीक है। फिर देखिए, रक्षा मंत्रालय के द्वारा कार्य निष्पादन और दक्षता लेखा परीक्षा के लिए एक शीर्ष समिति का गठन किया गया है। तो ये रक्षा मंत्रालय की है, तो इसके जो अध्यक्ष होंगे वो भी कौन होंगे, रक्षा सचिव होंगे। तो अभी रक्षा सचिव है अजय कुमार, तो उनको जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया है। फिर देखिए, कुछ योजनाएं हैं और कार्यक्रम हैं जिनको स्टार्ट किया गया है, वो देख लेते हैं। तो देखिए, पहली जो योजना है उसका नाम है काशी यात्रा योजना, और ये योजना कर्नाटका सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। इसमें उन्होंने कहा है कि भाई जो भी लोग 18 साल से ऊपर हैं उनमें 30,000 यात्रियों को जो है प्रत्येक व्यक्ति को 5,000 रुपये जो है कर्नाटक सरकार देगी, जो कर्नाटका से वाराणसी जाना चाहते हैं तीर्थ यात्रा के लिए। तो उनको जो है ये काशी यात्रा योजना का लाभ दिया जाएगा। फिर देखिए कि एक दूसरी योजना है फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट। ये आंध्र प्रदेश का एक जिला है विशाखापट्टनम, वहाँ का पद्मनाभ मंडल जो है वहाँ पर पायलट योजना के आधार पर, यानी कि उसी क्षेत्र में इसको लागू करके देखा जाएगा कि ये सक्सेसफुल होती है कि नहीं। तो वहाँ पर इस फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट को लागू किया गया है, और इसमें ये कहा गया है कि जो ग्रामीण आबादी है उसमें स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार लाने के लिए ये लोग जो है फैमिली डॉक्टर टाइप जो है एक पीएचसी केंद्र का जो डॉक्टर है वो उपलब्ध करवाएंगे और लोगों को जो है स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे। तो 2 योजनाएं हमने देखी, एक तो है काशी यात्रा योजना जो कि कर्नाटक सरकार की है, फिर है फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट, ये आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है। फिर एक ऑपरेशन के बारे में पढ़ते हैं, यह है पालक जागरूकता अभियान। पालक यानी कि वो खाने वाला पालक, स्पिनिच नहीं है। पालक का मतलब है यहाँ पालने वाला। तो ये जो है बच्चों के स्कूल से जोड़ने के लिए, बेहतर माहौल बनाने के लिए जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो है पठन पाठन में जो है
अभिभावक जो होते हैं, गार्जियंस जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, उनकी सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, जो 28वां रिम्पेक अभ्यास जो है उसको लॉन्च किया गया है, उसको देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो रिम्पेक अभ्यास है ये एक नेवल एक्सरसाइज है, नौसैनिक अभ्यास है। और ये जो है रिम्पेक का फुल फॉर्म होता है रिम ऑफ द पैसिफिक, जो प्रशांत क्षेत्र है अमेरिका के साइड का, तो वहाँ पर कैलिफोर्निया के तट पर जो है इसको प्रशांत महासागर में स्टार्ट किया गया है। और यहाँ पर करीबन 26 देशों ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है। भारत की ओर से जैसे कि INS सतपुड़ा, P8I, LRMR, ASW विमानों ने इस अभ्यास में पार्टिसिपेट किया है। और इसकी जो हेड है वो अमेरिकी नौसेना रही है। और काफ़ी देशों ने इसमें सम्मिलित हुए हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, कनाडा, चिली, कोलंबिया, मैक्सिको, सिंगापुर, श्रीलंका। और जो है यहाँ से जो एशिया है, एशिया से फिलीपींस है, दक्षिण कोरिया, फिर यूरोप में UK जो है, टोंगा, और ये सब जो देश हैं इन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। यहाँ नाम देख सकते हैं आप। देखिए रिम्पेक 2020 का आयोजन जो है वो 17 से 31 अगस्त 2020 को किया गया था। और ये जो है अभी 2022 में 28वां संस्करण है इसका। और इसका जो मुख्य विषय है वो है कैपेबल एडेप्टिव पार्टनर्स। तो ये भी हो सकता है पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई रिम्पेक में किन 2 देशों ने पार्टिसिपेट किया है, या जो है इसका चीफ कौन रहा है, या कहाँ पर इसको आयोजित किया गया है, तो आप जानते हैं 2 देशों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, इसमें कुल 26 देशों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए भारत और जापान ने एक समुद्री अभ्यास किया है, जो कि भारत जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के द्वारा किया गया है और भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। इसको अंडमान सागर में किया गया था। और इसको जो है समुद्री साझेदारी अभ्यास, मैरीटाइम एक्सरसाइज, पार्टनरशिप एक्सरसाइज के द्वारा नाम से इसको जाना गया है। और यह अभ्यास जो है हिंद महासागर में सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और व्यापार सुनिश्चित करने की दिशा में दोनों नौसेनाओं के बीच चल रहे प्रयासों का एक हिस्सा है। और उसके अलावा देखिए इसमें जो है भारतीय नौसेना के अपतटीय जो गश्ती विमान है, जहाज है, जिसका नाम है INS सुकन्या। और जापान का है एक मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस कोर्स के मुरसाम में जो है JS समिद्रे ने जो है वो भाग लिया है। तो ये कुछ स्पेसिफिक नाम है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बस, और इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। अब देखिए यहाँ पर जो आपको ये दिख रही है एक पूरी लिस्ट, ये भारत के जितने भी राज्य हैं और उनमें जितने भी राज्यपाल हैं उनके बारे में दे रखी है। तो अगर आपका कोई एग्जाम हो और वहाँ इस तरीके का पूछा जाता हो क्वेश्चन, तो आप इसको जो है यहाँ देख सकते हैं। अब हम करेंगे देखिए कुछ रिविजन वाले क्वेश्चंस। तो देखते हैं कि क्वेश्चंस में क्या क्या है। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये हमारे कहीं पर भी बुक में नहीं है, यहाँ ही एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो हम यहीं देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर 29 जुलाई को आयोजित राष्ट्रीय वैश्विक बाघ दिवस समारोह की मेज़बानी किस अभयारण्य द्वारा जो है वो की गई थी। तो ये जो है ताडोबा टाइगर रिजर्व के द्वारा की गई थी, और ये महाराष्ट्र में है आई थिंक। फिर देखिए सेकंड जो है वो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित किस स्वदेशी विमान वाहक की डिलीवरी भारतीय नौसेना को जो है वो की गई थी। तो ये वाला तो जो क्वेश्चन है ये हमने पढ़ा था कि INS विक्रांत जो है उसकी डिलीवरी जो है अभी हाल ही में कोचिन शिपयार्ड के द्वारा की गई है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है किस देश के राष्ट्राध्यक्ष को विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया गया है। तो ये जो है यूक्रेन के जो राष्ट्राध्यक्ष है जेलेंस्की, उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर देखिए भारत के किस अर्थशास्त्री को वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है, जिनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2022 से प्रभावी है। ये हमने जो है अभी पढ़ा था, इनका उत्तर है इंद्रमीत गिल। फिर देखिए 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है वो कहाँ किया जाएगा, ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ये आज ही पढ़ा था, गुजरात में इनका आयोजन किया जाएगा। फिर देखिए केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने अंतरिक्ष मलबे से निपटने में सक्षम इसरो के किस सुविधा केंद्र का उद्घाटन बेंगलुरु में 11 जुलाई को किया है। तो ये भी हमने जो है इसको भी हमने पढ़ा था। तो ये आपका जो है इसमें हो जाएगा IS4OM, तो ये भी इसमें था। फिर देखिए 7th अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में 16 जुलाई 2022 को शामिल किए गए लेटन हैविट का संबंध जो है वो किस देश से है। तो ये जो है इसमें है ऑस्ट्रेलिया, इसका सही उत्तर है। फिर देखिए नई संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में कौन सा जो तथ्य है वो असत्य है। तो इसमें देखिए कि राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य से निर्मित है। दूसरा है राष्ट्रीय प्रतीक का कुल वजन 9500 किलोग्राम का है। राष्ट्रीय प्रतीक की ऊंचाई 6.5 मीटर की है। राष्ट्रीय प्रतीक के सपोर्ट हेतु 10,800 किलोग्राम का स्टील फ्रेम बनाया गया है। तो पहली चीज़ तो हमने इसको पढ़ा नहीं है, ये हमारे था नहीं, यहीं पर इन्होंने क्वेश्चन दिया है, तो इसका आंसर वैसे डी दे रखा है, तो हम इसको डी मानते हैं। फिर देखिए जो 68th फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं उसके विजेताओं में युग्म, आपको असंगत युग्म बताना है। तो देखिए बेस्ट एक्टर अजय देवगन और सूर्या को मिला, ये तो बिल्कुल सही है। और इसमें जो बेस्ट एक्ट्रेस थी वो अपर्णा थी, तो ये डी वाला जो है इसमें गलत है।
फिर देखिए देश से वर्ष 1952 को विलुप्त घोषित किए गए चीते को जो है किस देश से लाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। तो ये जो है नामीबिया से जो है चीते को भारत में लाया जाएगा और किनो जो नेशनल पार्क है वहाँ पर इसको जो है वो ट्रांसलोकेट किया जाएगा। 11वां प्रश्न देखिए, चीन और पाकिस्तान की नौसेना ने कौन सा समुद्री अभ्यास 10 जुलाई से 13 जुलाई को शंघाई के वुसोंग सैन्य बंदरगाह पर जो है वो आयोजित किया है, तो ये है आपका सी गार्जियन 2 नामक जो अभ्यास है वो किया है। फिर देखिए एमएसपी के अधिक असरदार बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, ये हमने अभी पढ़ा है। तो ये जो है आपके अग्रवाल जी हैं, संजय अग्रवाल, उनकी अध्यक्षता में जो है ये बनाया जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13, जुलाई 2022 में नामित भारत के आर्द्रभूमि स्थलों में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है, तो ये भी हमने पढ़ा था। 3 तो तमिलनाडु के ही थे, एक मिजोरम का था। तो इसमें देखिए कि एक जो नहीं सम्मिलित है वो आपको बताना है। तो केरल से कोई भी नहीं था, तो केरल वाले को आप काट सकते हैं। फिर देखिए कि 14वां क्वेश्चन है कि लंदन में 27 जून से 10 जुलाई को आयोजित विंबलडन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने किसे पराजित करके जो है वो जीता है, तो ये जो है आपको उपविजेता का नाम बताना है। तो इसमें निक कारगिस जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, उनको हरा करके इन्होंने जीता है। फिर 15 देखिए, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान में कितनी क्षमता के अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा विद्युत पार्क के विकास के लिए राजस्थान सरकार के साथ एमओयू साइन किया है, तो ये भी क्वेश्चन हमने पढ़ा था। तो 10 गीगावाट इसका सही उत्तर है। सो फ्रेंड्स, आज हमने जो है पूरी मैगज़ीन को फिनिश कर लिया है और अब हम नेक्स्ट जो है मैगज़ीन वाले मंथ में ही मिलेंगे। तो अभी हमने इसको कंप्लीट किया है और मैं सोच रही हूँ कि आरएस प्रीलिम्स के लिए कुछ जो है स्पेसिफिक पॉइंट्स बनाए जाएँ। तो आपका कोई सुझाव हो तो आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। रीट वगैरह की तैयारी मैं नहीं बता पाऊँगी, ज़्यादा मुझे नहीं है उसके बारे में, तो पढ़ के मैं बता सकती हूँ, लेकिन मैं कोई स्पेसिफिक उसमें टॉपिक नहीं डिस्कस कर सकती। तो करंट से हम जुड़े रहेंगे। उसके अलावा आरएस प्रीलिम्स के लिए कोई टॉपिक अगर होगा तो हम उसको बनाएंगे, तो आप सजेस्ट कीजिएगा कि कौन सा टॉपिक जो है बनाना चाहिए। और उसके अलावा अगर आपकी और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, और पूरी मैगज़ीन आज आपकी कंप्लीट होती है अगस्त वाली, और जुलाई का एक पोर्शन बचा हुआ है उसको भी हम जल्दी कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग एंड लिसनिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।